अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आईकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस आर्ष विद्या को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, श्रीमान आर भूषण जी, आईकास को वर्षों तक गाइड करने वाले, आईकास के लिए बहुत कुछ करने वाले और इस सभा के अध्यक्ष श्रीमान जस्टिस कपूर जी, आईकास के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान भोलानाथ शुक्ला जी, आईकास के ध्वजा को पूरे देश में लेकर घूमने वाले श्री सतीश शर्मा जी, श्री रंगाचारी जी और आप सब ज्योतिष अनुरागी बंधुओं। ज्योतिष ऐसा विषय है कि इसको समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं आपसे अगर थोड़ा समय छीन लूं। दरअसल मैं अभी शताब्दी से आया, रात को 2 बजे उठा था, तब पूजा वूजा करके 5 बजे स्टेशन पहुंचा और सीधे आके 5 मिनट में कपड़े चेंज करके इसलिए आ गया कि चतुर्वेदी जी का बहुत दिन से आग्रह भी था और मुझे भी अच्छा लगता इस आप सबके बीच आकर अपनी बात शेयर करने को। ज्योतिष ब्रह्म विद्या है और ये बहुत गंभीर विषय है। आप जानते हैं, विश्वनाथ जी वो आ गया आपके पास? आ रहा है, ठीक है। जब तक ये थोड़ी तैयारी करें तब तक आपसे वार्ता कर लूं। आप जानते हैं वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्पनियुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है और यह ऐसा नेत्र है जो हमें पारलौकिक जगत के दर्शन कराता है। जो हमारे चर्म चक्षु हैं उनसे तो हम दृश्यमान जगत देखते हैं, लौकिक जगत देखते हैं, और यह ऐसा नेत्र हमें देता है ज्योतिष का ज्ञान जो हमें पारलौकिक जगत के दर्शन कराता है। और इसलिए ये जरूरी है कि जब हम किसी हॉरोस्कोप को देख रहे हों तो उसमें लौकिक दर्शन न करके पारलौकिक दर्शन करें। अभी शुक्ला जी जिस चर्चा को कर रहे थे, मेरा मंतव्य मैं उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। एक बात, अभी 2 लोगों का जिक्र हुआ और स्वर्गीय केदार साहब का, बहुत उनका जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व था उनका कृतित्व भी बहुत ऐसा वैसा ही था और ज्योतिष के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। दूसरा सुंदरम साहब का जिक्र हुआ, इसलिए मुझे ये उनका नाम लेने की यहाँ आवश्यकता पड़ी कि 6th हाउस पे बात हो रही थी तो सुंदरम साहब से मेरी बहस होती थी। वो कहते थे 6th हाउस की कोई रेमेडी नहीं होती। नाड़ी वाले लोग ऐसा मानते भी हैं। 6th हाउस फिक्स है, उससे जो मिलना है वो मिलेगा। और मैं उनसे कहता था नहीं, रेमेडी होती है। अगर कर्म भाव यानी 10th भाव को आप ठीक रखें, यानी जिम्मेदारी के साथ काम करें, अपने कर्म को ठीक रखें तो उसका भाग्य ठीक होगा। दूसरा, आप वाणी को ठीक रखें तो 6th हाउस ठीक होगा। वैसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अगर नहीं मिलती है तो उसकी प्रैक्टिकल रेमेडी होती है। 6th हाउस बड़ा विचित्र भाव है। इस भाव को अगर आपने ठीक ठीक समझ लिया, देखिए षड दर्शन, जो हमारे षड विकार हैं, जो षड दर्शन हैं, जो छठी रात्रि है, वो कहते हैं ना, जो विधना ने लिख दियो छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक। ऐसे ही नहीं लिखा गया। हमारे एक नागार्जुन एक दार्शनिक हुआ है 2री शताब्दी में, उसने एक कारिका लिखी। उसने पहले कारिकाओं में
ही बात होती थी। काल मिथ्या गति ही सत्यम। और ये सही भी है अगर आप विचार करो, क्योंकि आप काल की ही गणना करते हो। सच में तो काल नहीं होता, समय तो मैन मेड है, गति प्राकृतिक है। आप जब, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है, IST से LMT बनाते हो, वो सब कैलकुलेशन है, लेकिन गति वो प्राकृतिक। अगर गति ना हो तो काल की गणना भी ना हो। इसलिए गति पर अगर ध्यान देना है तो आपको 6th हाउस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से गति निर्धारित होती है, हमारे कर्मों की भी और हमारे भाग्य की भी। कृष्णा जी आ गया? हाँ आ गया भाई। ओ वेरी गुड। पहले तो एक बात मैं आपसे निवेदन कर लूं कि जो छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन होते हैं ना, जो सामान्य बुद्धि से जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो निश्चल निर्मल बुद्धि से जो इंटरप्रिटेशन होते हैं ज्योतिष में, वो बहुत काम आते हैं। गणित की बहुत व्याख्याओं में फंसने से आप इतना गणित करते जाएं कि छानते जाएं, और एक समय ऐसा आता है कि चलनी में कुछ बचता ही नहीं छानने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास कारकत्व हैं, आपके पास कारकत्व का ढेर लगा है, तो आप हॉररी में भी और जातक में भी, दोनों में बहुत कुशलता से कुछ भविष्य बता सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी समझा है, पाया है, वो साधारण बातों से ही पाया है। एक छोटी सी पुस्तक है लघु पाराशरी, मैंने आज तक उस पुस्तक के बराबर की कोई पुस्तक देखी ही नहीं। बहुत पहले किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक राज्य ज्योतिषी थे किसी राजा के, वो रात तारों का अध्ययन करते हुए चले जा रहे थे। एक गड्ढा था, उस गड्ढे में वो गिर गए। अब रात का समय था, आधी रात थी, बहुत उन्होंने आवाज लगाई, निकल ना पाए। एक बूढ़ी दादी जंगल से लकड़ी काट कर, अपनी उसकी बकरी खो गई थी, उसको ढूंढने निकली हुई थी, तो उसने आवाज सुन ली। वो उस गड्ढे के पास पहुंची तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे, इसमें कोई व्यक्ति पड़ा है। उसने किसी तरह उसको सहारा दिया और वो बाहर आए। वो राज जोशी महाराज उस बूढ़ी महिला से बोले कि देख, मैं इस राज्य का राज ज्योतिषी हूँ, कभी तुझे कोई संकट आए, मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। तो उसने कहा तू रहने दे, तेरे पास तो कभी ना आऊंगी, जिसे 2 कदम आगे दिखाई नहीं पड़ता वो क्या बताएगा भविष्य, तो तू कैसा ज्योतिषी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ऊपर के अध्ययन में मूल बातें छोड़ जाते हैं, जबकि ज्योतिष में मूल बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बड़े आसमानी और ऊंची ऊंची बातें होती हैं और वो खत्म हो जाती है, पल्ले कुछ पड़ता नहीं। मैं शुरू से इस सिस्टम का विरोधी रहा हूं। मैं चाहता ये हूं कि आपका अगर आधा घंटा मैं लूं तो उसमें आपको कुछ इतना तो कम से कम दूं कि आप उसे ले जा सकें और उसे प्रयोग कर सकें, अपनी कसौटी पे कस सकें। छठे भाव की जहां तक बात है, अब विषय पे आ जाते हैं। ये तो भूमिका की बात थी। आपने देखा छठे भाव के कारकत्व तो जितने ज्यादा आप जानेंगे अच्छा है। बीमारी है, आंत है। अब अगर आप जोड़ते जाएं तो आप सभी मेरे ख्याल से कुशल ज्योतिषी भी हैं। आंत है इसलिए कि 2nd हाउस से आपने खाया है, तो 6th हाउस उसका परिणाम देगा। आपको पता है पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महाराज कहते हैं कि आहार जो है वो केवल मुंह से ही नहीं लिया जाता,
आहार आंखों से भी लिया जाता है, आहार कानों से भी लिया जाता है, और ये सब आहार आपके शरीर के रसायन में काम करता है। तो अगर आपने सेकंड हाउस को ठीक से समझ लिया, 10th हाउस को ठीक से समझ लिया, तो तभी आप ठीक से 6th हाउस को समझ पाएंगे। उदर है, पेट है, जैसे मैंने आपको बताया, कफ है। भाई ये बड़ा विचित्र है, सांस जो है वो सेकंड हाउस ही है। फर्स्ट हाउस में जीव पैदा हुआ, जातक पैदा हुआ, जब उसने पहली सांस ली तो सेकंड हाउस ऑपरेट करना शुरू किया, ठीक है ना। तभी तो इसे मारक भाव कहते हैं। वो ऐसे ही है कि जैसे एक वो खिलौना आता है बालू वाला, जैसे ही किसी का जन्म हुआ, उसने पहली सांस ली, वो स्टार्ट हो गया, धीरे 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 वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। सांसों की अपनी संख्या है। पुराने ज्योतिषी कहते थे सांसों में आयु है, वर्ष मास दिन में नहीं है। ये बड़ा विचित्र है। और अब आप इसको क्या कहोगे? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आयु सांसों में है। अब जब हम कफ की बात करते हैं तो सेकंड हाउस यहां ऑपरेट करता है और 6th हाउस में उसका परिणाम मिलता है। रोग का मतलब ही है, द्वितीय मारक है, छठा भाव रोग है। अगर इन दोनों की नकारात्मक संधि हो जाए तो 2 6 और 2 8 मिलके मृत्यु भाव तक पहुंच जाते हैं, ये मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि जब हम छठे भाव की बात करें तो 10वां और दूसरा भाव भूल न जाएं। इसे आप कर्म त्रिकोण कहते हो या ऐश्वर्य त्रिकोण कहते हो या जो भी त्रिकोण कहते हो, लेकिन ये त्रिकोण जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी राजयोग हैं यानी दंडाधिकारी योग हैं, उसमें छठा भाव हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये आपने देख ही लिया, फोड़ा फुंसी है, पागलपन है, पाचन क्रिया है, शारीरिक ताप है, उपदंश है, मूत्र रोग, अतिशूल, विष, मानसिक व्यथा, मानसिक विजय, दीर्घकालीन नेत्र रोग, पाचन क्रिया, नाभि। छठे में चंद्रमा, अगर 6 वो लिखते हैं षष्ठे चंद्रहा मनः विकलम करो, मन को विकल रखता है। आपके में से शायद 2-4 लोगों में होगा। छठे में चंद्रमा, छठे में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा है, इसको बदल दीजिए। छठे में मंगल सबसे अच्छा है, वही चल रहा है अभी सेकंड। हाँ, तीसरा है ना। अच्छा ठीक, चलो ये भी आपके जानकारी के लिए होना चाहिए। तीसरा रखिए, कंजूसी है, भिक्षा ग्रहण करना है, अकाल भोजन है। देखिए भोजन हो रहा है सेकंड हाउस से, लेकिन अकाल भोजन का जो कारकत्व है वो 6th हाउस डिसाइड करेगा। कला से भ्रष्ट हो जाना, अपने सपिंडों से डर, धन लाभ इसलिए कि सेकंड हाउस का एंकर है वो, पांव की बेड़ी, यश की रक्षा, ननिहाल, मामा, ये सौतेली माँ, ये सब आप जानते होंगे। वाद विवाद, व्यसन, चोरी का भय, शंका, मुकदमा। अब वाद विवाद 6th हाउस है, कारागार भी ये है, क्योंकि 12th जब वाद लड़ाई होगी तो 12th एक्टिव हो जाएगा। हर भाव का 7वां भाव उसका एंकर होता है। चलो, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके हार्ट में छेद है, अब वो क्या पराक्रम करेगा? उसके 3rd हाउस को कैसे कैसे काम करेगा? मूल बात यह है, अब थोड़ा सा विषय से अलग हट के भूमिका इसलिए बनाना जरूरी, फिर आगे की बातें शायद ठीक ठीक से आप समझ पाएंगे कि अगर 9th हाउस परमिट करेगा तभी 3rd एक्टिवेशन में जाएगा।
अगर 9th हाउस परमिट नहीं करे तो फिर थर्ड एक्टिवेट नहीं होगा। यानी जो भाग्य भाव है उसमें सब कुछ है। जब भाग्य यानी धर्म के अनुसार पराक्रम हो जाएगा, वो तो सबसे आत्यांतिक अल्टीमेट अवस्था है। कभी कभी धर्म के अनुसार जब पराक्रम होने लगता है तो वो 12 मोक्ष तक व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन जब पराक्रम धर्म के अनुसार होगा, 3 और 6 दोनों केवल प्रायोरिटी पर हो जाएंगे, बाकी हाउसेस और बाकी ग्रह बहुत मिनिमम उस पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो छठा भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भाव, आगे आपको मैं बताऊंगा, आगे जरा बढ़ा दीजिए। ये तो जितने कारकत्व हैं, आप अगर उत्तर का कालामृत देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कारकत्व हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें अगर एक एक बताने की कोशिश करेंगे तो समय बहुत जाएगा। आधे घंटे का समय है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, मूल रूप से रोग है, रिपु है, ऋण है, ये 3 तो सभी लोग जानते हैं। बस यहीं पे गलती हो जाती है। हम किसी से भी, अपने विद्यार्थियों से जब चर्चा करते हैं तो जब छठे भाव की बात करते हैं तो बस इतना कह के वो शांत हो जाते हैं, रोग, रिपु, ऋण। यही कंफ्यूजन है। आपको जितने ज्यादा कारकत्व पता होंगे, आप उतना ही कैनवास बड़ा होगा फलित करने का। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास उत्तर का कालामृत हो या कोई भी टेक्स्ट बुक हो, उससे अगर आप कारकत्व रोज के रोज बढ़ाते जाएं। और नए जमाने में तो अब तो वो जमाना नहीं है बैलगाड़ी वाला, अब तो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उन सब के कारकत्व होने चाहिए। आपको ग्रंथों में तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या कारकत्व है नहीं मिलेगा, वो तो आपको अपने इंटेलिजेंस लेवल से डिसाइड करना पड़ेगा। इस तरह बहुत से ऐसे कारकत्व हैं जिनको आपको बनाना पड़ेगा और उसका रेलेवेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए इसको, ये भी बढ़ा दो यार, एक एक को समझाने में टाइम लगेगा। और आगे चलो, ये अर्थ त्रिकोण पे रुक जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण, अभी जिसकी बात हो रही थी, दसम भाव। दसम भाव कर्म की भावना है, कर्म नहीं है, कर्म की भावना है, इंटेंशन ऑफ कर्म है। कभी कभी आप भावना करते हैं, एक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड होता है। एक व्यक्ति बहुत दुख में है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं पाते हैं। आपने अगर घर में भी 2 आंसू गिरा दिए तो एक जिप ड्राइव है, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसे मान के चलिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तो दसम भाव कर्म की भावना है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो वो कर्म की त्वरा कितनी है, ये सेकंड हाउस बड़ा पावरफुल है। पावरफुल इसलिए कि पणफर भाव है। अब देखना, किसी का लगने से अगर सेकंड में जाएगा तो उसका मेडिकल बिल नहीं होता है, 40-45 साल तक उसे मेडिकल बिल होता ही नहीं है। केवल इतनी बात से कि लग्न का 100वें सेकंड में है, और ये बड़ी बात है। तो सेकंड हाउस जो है वो ताकत का भाव है। तो कितनी त्वरा से कर्म किया, ये सेकंड हाउस, और थर्ड 6th हाउस में ये डिसाइड हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना महत्व पारलौकिक जीवन में भाग्य भाव का है, उतना ही महत्व लौकिक यानी इस जीवन में, जन्म से मृत्यु के बीच के जीवन में 6th हाउस का है। हमारी कुंडली में 6th हाउस से 8th हाउस से तो बात समाप्त हो जाती है ना, वो तो मृत्यु का भाव है। इसलिए सारे इनर प्लैनेट इधर हैं, 2 ही बचते हैं, गुरु और शनि, 9, 10, 11, 12। उसमें भी गुरु 10, 11 को कैप्चर किए हुए है, अल्टीमेट गुरु ही बचता है। तो इस तरह की जो समझ है कि आप कर्म को कैसे देखें। लोग अक्सर ऐसे समझते हैं कि कर्म का मतलब एक्शन है, एक्शन नहीं है, वो इंटेंशन रिकॉर्ड होता है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं
चलो 4 लोग एक बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं, एक अपनी प्रेमिका के लिए तोड़ रहा है, एक शव पे चढ़ाने के लिए तोड़ रहा है, एक भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ रहा है, और एक बेचने के लिए तोड़ रहा है। एक्शन सब एक ही कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, इंटेंशन अलग अलग है, इसलिए फल भी अलग अलग होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दसम भाव, चूंकि ये 8वें भाव के बाद के भाव हैं, इन भावों को डील करते समय वो बहुत थिन लेयर होती है उसकी, वो उस तरह के भाव नहीं है जो प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक के भाव हैं। वो जो आउटर प्लेनेट हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। वही है कि सुत विद्या और लक्ष्मी और सुलक्षण नारी पूर्व जन्म के भाग में न मिले न बातें चार। ये चारों बातें पूर्व जन्म के भाग्य से मिलती हैं, और ये 9, 10, 11, 12 यही भाव डिसाइड करते हैं। हमारे संस्कार कैसे होंगे वैसे ही तो रिएक्शन होगा। आपका 10th हाउस और 9th हाउस ये बता देगा कि आपके आप 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा कीजिए, 10 को एक ही भाव से एक एक झापड़ मारिए, 10 का एक ही तरह का रिएक्शन होगा क्या? सबका अलग अलग होगा। कोई अभी अभी एलिवेट हुआ है, पशु, थैंक यू, पशु से एलिवेट हुआ है, वो तो इतना उसमें ईगो होगा कि वो तो चबा खाएगा। कोई बुद्धि की तरह का व्यक्ति होगा, वो कहेगा गुण ही गुण को बरत रहे हैं, इसमें हम कहाँ बीच में आते हैं? तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड 9th और 10th हाउस ही करेगा, एक जुपिटर और एक सैटर्न। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा दीजिए। अब फिर इस पे आ जाते हैं। ये भाग्य से दसम ये भी बढ़ा दीजिए, बहुत टाइम लगेगा फिर। हाँ, कर्म का भाग्य है, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो जो इंटेंशन हमारी जिप ड्राइव में गया है वही वही हमें मिलेगा। नेक्स्ट, आप जानते हैं, आप सबको प्रवीण में ही ये पढ़ाया जाता रहा है कि पणफर भाव क्या होते हैं, आपोक्लिम भाव क्या होते हैं, षडाय क्या होता है, त्रिक भाव क्या होते हैं। जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। अब एक संस्कृत का शब्द है आपोक्लिम। जब तक आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां जिस भावना से ऋषि ने इस शब्द को लिखा था। आप लोगों के प्रवीण में ये भी बताया जाता है कि एक दैवज्ञ के, एक ज्योतिषी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, आप सबने पढ़े हैं। उसमें एक लक्षण है शब्द शास्त्र प्रवीणः, यानी ज्योतिषी को शब्द शास्त्र का भी प्रवीण होना चाहिए। वो शब्द के प्राण में घुस के पूछ ले तुम्हारा अर्थ क्या है। तो जैसे पणफर भाव होते हैं, केंद्र से दूसरे पूर्ण फल देते हैं। इसको याद रखिएगा कि पण अगर केंद्र का स्वामी अपने से दूसरे होगा तो पूर्ण फल देगा। ज्यादातर मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि 7th का लॉर्ड अगर 8th से जाएगा तो दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो लोग कहते हैं अरे तो बहुत खराब होगा, जबकि आप व्यवहारिक रूप से पाएंगे कि अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह आपोक्लिम केंद्र से द्वादश, तो ये जो छठा भाव है ये आपोक्लिम भी है, पणफर भी है, सॉरी त्रिषडाय भी है, और त्रिक भी है कि नहीं है? आगे बढ़ो। हाँ, एक सेकंड पीछे लाओ, मैं जो बताना चाहता था भूल जा रहा हूं जल्दी में। आपोक्लिम भाव का अर्थ होता है गुप्त ऊर्जा। पणपर भाव में प्रकट ऊर्जा दिखाई पड़ेगी। चलो यहां से शुरू करते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि लग्न का स्वामी अगर सेकंड में जाए तो वो फिजिकली फिट होगा, वो तो दिखाई पड़ता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका लग्न का स्वामी सेकंड में गया होगा, वो अपना अनुभव बता सकते हैं। तो ये जो गुप्त ऊर्जा जो होती है वो वहां तो प्रकट ऊर्जा है और यहाँ गुप्त ऊर्जा है। अब गुप्त ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है, छठे भाव के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़िए। त्रिक भाव,
दृक भाव बल की वृद्धि वाला है। छठा, छठे से ज्यादा बलवान आठवां, आठवां से ज्यादा बलवान द्वादश भाव। आगे चलो, ये कठोर होते हैं, जिसको हम त्रिशडाय कहते हैं। वो पाराशरी का 9वां श्लोक है ना, लघु पाराशरी। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलपदः पतयः त्रिषड आयाम यदि पाप फलपदः। बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लघु पाराशरी ज्योतिष की गीता है। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी, करीब 5 बरस नहीं समझ में आई। लेकिन जैसे गीता के श्लोक है ना, आप पहली बार जब गीता पढ़ेंगे तो किसी दूसरे डायमेंशन में समझ में आएगी। तिलक ने गीता को देखा दूसरे डायमेंशन में, गांधी ने देखा दूसरे डायमेंशन में, तो अलग अलग डायमेंशन में उसके अर्थ आए। अब अगर त्रिशडाय की बात करें तो तीसरा भाव जो होता है उससे ज्यादा क्रूर छठा भाव होता है, और छठे भाव से ज्यादा क्रूर 11th हाउस होता है। इसीलिए कभी अगर आप 6th 11th का एक्सचेंज देखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, और लास्ट में बुरे परिणाम भी दे सकता है, लेकिन भौतिक रूप से वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर इसमें क्रूर ग्रह हुए, एक क्रूर ग्रह शामिल हो गया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सामान्यतः अगर फल दीपिका के सिद्धांतों से आप देखें तो ये महायोग नहीं है, ये दुर्योग है, लेकिन भौतिक रूप से वो अच्छा। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि ऋषियों ने ज्योतिष को जिस उद्देश्य से जो श्लोक लिखे हैं, वो उन्होंने ये खोजने की कोशिश की है जातक में कि ये आत्मा ऊर्ध्वगामी है या अधोगामी है। हम लोग उसे भौतिक रूप से देखते हैं। हमने ज्योतिष को फंसा दिया है। कहाँ लॉटरी कब निकलेगी, अब आपको पता है लॉटरी निकलेगी तो इसका दुर्भाग्य शुरू होगा, क्योंकि इसको बिना मेहनत का पैसा मिलेगा। अब ये कैसीनो जाएगा, जाएगा ही, वो धन इसको ले ही जाएगा। लेकिन उसको हमारी सामाजिक मूल्य मान्यता मर्यादा इतनी बदल गई है कि हम इसको अच्छा समझने लगे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इस सोल का, इस आत्मा का ऊर्ध्वगमन होने वाला है या अधोगमन होने वाला है, इसे अधोगमन से कैसे बचाया जाए। नीच के ग्रह नीच भंग हो जाए तो बात अलग है। नीच के ग्रह भौतिक रूप से अच्छा फल देते हैं, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं देते। देखो, अच्छा फल का मतलब भौतिक रूप से जो अच्छा फल होता है वो सुख सुविधा मिल जाती है, बस साधना नहीं मिलती। उच्च के ग्रह होंगे, लोग बहुत उदाहरण देते हैं और वास्तव में दिखाई भी पड़ता है। 3-3 ग्रह उच्च के हैं और आदमी परेशान दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो उच्च के ग्रह की मानसिकता को साध नहीं पा रहा। आपको पता है, आपके पास जितने लोग आएंगे उसमें उच्च का गुरु होगा और गुरु की महादशा चल रही होगी और कुंडली लिए आएंगे। दरअसल ज्योतिषी का कर्तव्य यह है कि उसे बताए अब गुरु चल रहे हैं, टीचर पीछे डंडा लिए खड़ा है, अगर जरा भी गलती हुई तो छड़ी पड़ेगी। अगर दैवज्ञ का यह कर्तव्य भी है, उसको बताना भी यही चाहिए, लेकिन उसको उस तरह से लोग नहीं बताते। जब जुपिटेरियन टेंडेंसी की बात चले तो फिर वो जुपिटेरियन टेंडेंसी की तरफ ही ढकेलना चाहिए। उस आत्मा का कल्याण, उसको धीरे धीरे कहो साधो, ऐसे साधते साधते सध जाता है। इसी को तो साधना कहते हैं। अगर थोड़े दिन आपने उसको विष्णु सहस्त्रनाम में लगा दिया तो निश्चित रूप से सध जाएगा और ये आदमी प्रसन्न हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। प्रसन्नता एक अलग चीज है, थोड़े दिन के लिए आती है। संतोष जब आता है तो काफी दिन के लिए आता है, और गुरु संतोष का कारक है।
हालांकि गुरु की महादशा में सबसे ज्यादा असंतुष्ट लोग मैंने देखे हैं, ये बड़ी व्यवहारिक बात है। नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, छोटी सी बात हो चुकी है। हाँ, इसको समझ सकते हैं भाई। शुक्र जो है वो छठे भाव में, नेचुरल जॉडियक के छठे भाव में नीच का होता है ना, कन्या में। कन्या राशि बड़ी विचित्र राशि है। कभी आप 1-2 हफ्ते लगातार इसी पर अध्ययन करिए। चलो एक उसके लिए बता देता हूं, कन्या लग्न का जो व्यक्ति होगा उसके और उसके पिता का रेजिडेंस बड़ा मिलता होगा, ये देखा जा सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाल ढाल आवाज टेलीफोन पर भ्रम हो जाता है, बेटा बोल रहा है कि बाप बोल रहा है। ठीक, ये मैंने कैसे बताया अभी मैं बताता हूँ। खैर, 6th हाउस की बात चल रही है। 6th हाउस आप जानते हैं भोग का कारक शुक्र है, 7th का लॉर्ड है, छठे में वो नीच का हो जाता है, कन्या में, नेचुरल जॉडियक में। जब ये नीच का हो जाता है तो वो 6th हाउस के लिए अच्छा नहीं होता। देखो एक इशारे के लिए, हालांकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो बड़ा हो जाए, इशारे के लिए आपको बताते जाएं, 6th हाउस में अगर शुभ ग्रह होंगे, स्वग्रही, या 6th हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह होगा, उसको देख रहा होगा, तो ये आदमी मुसीबत में जब फंसेगा तो अपनी बुद्धि विवेक और सात्विकता से निकाल लेगा अपने आप को। लेकिन अगर 6th हाउस में मंगल होगा, शनि होगा, राहु होगा, या उसको देख रहा होगा, उसका स्वामी होकर देख रहा होगा, हमेशा देखने का मतलब स्वामी होकर, क्योंकि पाराशर जी क्या कहते हैं, अब वही मैंने कहा तो छोटी छोटी बातों को लीजिए। जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट है वो पुष्टि पाता है। पुष्टि का शब्द का क्या हुआ अर्थ, कि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको संभाल लेगा। यानी अगर मंगल होगा तो लड़ाई करके जीतेगा, ये शनि होगा तो भी साम दाम दंड भेद से जीतेगा। तो 6th हाउस में अक्सर मैंने देखा अगर मंगल है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, उच्च का है तो बहुत ही अच्छा देता है। लेकिन सामान्य किसी भी राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो तो बहुत अच्छा है, किसी भी राशि में हो, लेकिन वो परिणाम बहुत अच्छा देता है, क्योंकि वहां से केवल मंगल ही ऐसा प्लेनेट है कि वो लग्न को भी देख लेता है, तो वो पूरी तरह प्रोटेक्शन है। लेकिन ये विलोम आवर्ती प्रोटेक्शन है, समझे। एक प्रोटेक्शन होता है सतोगुणी, एक प्रोटेक्शन होता है रजोगुणी तमोगुणी, जैसा ग्रह होगा उस तरह का प्रोटेक्शन होगा। तो 6th हाउस में जो प्लेनेट है अगर स्वग रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। अक्सर मैंने देखा है सूर्य अगर उच्च का है तो 6th हाउस में अच्छा नहीं होता। चंद्रमा किसी भी राशि में 6th हाउस में अगर है तो मन की प्रवृत्ति को चंचल कर देता है, आदमी बहुत सोचता है। ये आप उधर क्यों देख रहे हैं, किसी का है क्या? ये छोटी प्रॉब्लम को भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखता है, ठीक है, तो वो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। 6th में अगर है तो उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। अगर बुध है तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? बड़ा कॉमन सेंस की बात है। नेचुरल जॉडियक की कन्या राशि है वो, वहां पे बुध वहां पे जीवन को महका देता है। ऐसा आदमी बहुत जहां बैठता है लोगों को हंसाया करता है और स्वयं भी प्रसन्न रहता है। गुरु अगर है तो भी 6th हाउस में अच्छा है, क्योंकि वो वहां से 2nd हाउस और 10th हाउस को देखता है, वो भी अच्छा है। शनि मंगल मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल और थोड़ा आगे बढ़ा दें, 6th हाउस ही क्षमता का भाव भी है, ये बात है। अभी मैंने आपको त्रिषाढ़ाय के बारे में बताया था। तीसरा भाव क्रूर भाव कहा जाता है। इससे ज्यादा कठोर होता है 6th, और उससे भी ज्यादा कठोर होता है 11th। चलो 11th में किसी का चंद्रमा है और उसकी 7.5 चली मान लो, तो एक तो वो पत्थर पे रखा फूल है चंद्रमा, और उसके ऊपर से एक और दूसरा पत्थर शनि रगड़ के निकलता है।
तो बहुत परेशान करता है। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट उसी तरह से नहीं सही होगा, लेकिन अगर ये आपके दिमाग में ये कंटेंट पड़ा रहेगा तो कई स्थितियों में वो आपको टाइम 5 मिनट 15 मिनट, अच्छा, कई परिस्थितियों में वो आपको मदद करेगी। ये सब बातें आपको ऐसी जब आप कुंडली देखेंगे तो आपको याद रहेगा अगर कि भाई 6 में चंद्रमा है तो ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएगा हर चीज में। 6 का चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, हालांकि इसका उपाय यह है कि चंद्रमा को मजबूत किया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि भाई आजकल लोग देखो पूजा पाठ तो करते नहीं। आपको पता है पुराने जमाने में जो घरों में सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को होती थी तो घर के जितने लोग प्रसाद पाते थे, अब वो बरसों से चली आ रही है परंपरा, तो चाहे 6 में चंद्रमा हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चंद्रमा मजबूत होता रहता था। बड़े गहरे लोग थे, उन्होंने उसको इस तरीके से रिचुअल्स से जोड़ दिया कि आपका किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन रहे, नुकसान ना होने पाए। अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये है जब तक आपकी बॉडी की केमिस्ट्री नहीं बदलेगी तब तक कोई उपाय सफल नहीं होगा। आपको पता है 1950 में एक वैज्ञानिक हुआ जीआरजी गिरियार्डी, उसने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, कॉस्मिक केमिस्ट्री, ब्रह्मांडीय रसायन। वो ये मानता था कि ये कुछ नहीं है, जन्म लेना मरना केवल केमिकल का खेल है, और अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको लगेगा बात तो सही कह रहे हैं, इसमें तो बीच में कुछ है ही नहीं, केवल केमिकल है। खैर उसको अभी छोड़ते हैं, कभी आप नेट पे उसको पढ़िएगा, बड़े आनंद आएगा उसको पढ़ के। मैं ये मानता हूं और मैंने ऐसा देखा है कि अगर 6th हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा कमजोर है तो चांदी के बर्तन में खाना वो बहुत फायदा करता है। या सीधे सीधे अगर कम समय में रैपिड एक्शन आपको इलाज चाहिए तो सिल्वर फॉइल जो आता है, आजकल तो ब्रांडेड कंपनियां बना रही, उसको खाने से ये ठीक होता है। तुमको देख के मैं इतना बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये विषय नहीं था उपाय बताने का। और ये मैंने कई केसेस में देखा। अच्छा बड़ा विचित्र है, रोज एक वर्क अगर खा ली जाए तो डायरेक्ट सिल्वर जाती है, बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत धीमे धीमे होगा। 2-3 महीने बाद एक तो ये आदमी प्रसन्न रहने लगता है। 6th हाउस में चंद्रमा, मेलंकोली माइंड, वो दिल से बहुत प्रसन्न नहीं रहता कभी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मन को समस्या में घुसेड़ना ही है, क्योंकि 6th हाउस समस्या है, 6th हाउस परिस्थिति है, 6th हाउस चुनौती है, 6th हाउस चेतावनी है। इसलिए 6th हाउस का उपाय चंद्रमा का यह है कि किसी भी तरीके से सिल्वर कंटेंट को बॉडी की केमिस्ट्री में धकेला जाए, ताकि जो चंद्रमा ने जो अपना कंटेंट गड़बड़ कर दिया था, जो नेगेटिविटी आ गई थी, वो ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है, अगर 6th हाउस में मान लीजिए आप देखते हैं शनि राहु तो अच्छा ही होता है, त्रिशट एकादशी राहु, त्रिशट एकादशी शनि, इसको अच्छा मानते हैं। शनि अगर 6th हाउस में है तो ये आदमी अपनी किस्मत खुद बनाएगा। यहाँ बहुत लोगों का होगा, ये किसी की बनाई हुई चीज पर बैठना नहीं चाहता, ये अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। इसलिए 6th हाउस में शनि अच्छा मानते हैं, 11th में उससे भी अच्छा होता है, लेकिन अगर 6 में शनि है, शनि बहुत समझदार ग्रह है। आपको पता है हिडन ईगो शनि से ही देखा जाता है। अगर 6th में शनि पहुंच जाएगा तो शत्रुहंता होगा। शत्रुहंता वो मंगल की तरह का नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं है शत्रु को खत्म करेगा, इनडायरेक्टली खत्म करेगा, क्योंकि शनि थोड़ा ट्रिकी साम दाम दंड भेद वाला प्लैनेट माना जाता है। राहु अगर 6th हाउस में है, अगर 2 प्लैनेट हो जाए, शनि मंगल राहु में 2 प्लैनेट 6th में हो जाएं तो 6th हाउस भौतिक रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुभ ग्रह अगर 6th हाउस से संबंध बना लें, यानी देख लें या हो जाए, तो आध्यात्मिक रूप से अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे पता है कि आपको लोगों को क्षुधा भी लगी है, मैंने आपसे कहा था मैं ज़्यादा समय नहीं छीनूंगा। तो ये अनंत है ज्योतिष का, जो किसी भी हाउस के बारे में अगर बात करना शुरू करें
तो वो अनंत है। कितनी भी बातें की जा सकती हैं, बहुत बातें की जा सकती है। अगर स्लाइड दिखाना शुरू करें, अब चूंकि कहा गया था इसलिए मैं ले आया। कभी स्लाइड से मैं बोल नहीं पाया, इसलिए कि उतना समय नहीं होता। एक एक को अगर ठीक से समझाया जाए, एक्चुअली इसके लिए एक अलग ही समय होना चाहिए जिसमें लोग इसी को देखना चाहें, इसी को सुनना चाहें, इसी को पीना चाहें। ज्योतिष इतने पवित्र हृदय की माता है कि वो अधिकारी के सामने अपने रहस्य खोलती है। आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो पात्रता बनाए रखिए। अगर आपकी पात्रता होगी, आपका मन निर्मल होगा, निश्चल होगा, निष्कलंक होगा, निर्विकार होगा और निर्लोभी होगा, तो ये निश्चित है कि विद्या फिर कृपा करती है और विद्या को विद्या की तरह लेना चाहिए। नए जमाने में मैंने देखा है जिस तरह से लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें रखते हैं, उसी तरह अगर आपने ज्योतिष की किताब को या नित्य पत्र को अपने मस्तक पे नहीं लगाया तो आप कभी ज्योतिषी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आज चंद्रमा कहाँ है, इस हाल में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनको सबको पता है कि आज चंद्रमा कहाँ है, तो ये निश्चित रूप से भविष्य में ज्योतिषी होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा फला है। प्रभाते पंचांग दर्शनम नियम है, एक बार पंचांग देख लो। अभी बैठे बैठे सोच रहा था, ये जो कॉन्फ्रेंस होने, अभी माला योग आने वाला है। जैसे ही कन्या में आ जाएगा चंद्रमा और ये माला शुभ माला होगी। अब देखना, कन्या से लेके कुंभ तक सारे प्लेनेट हैं, है कि नहीं है? कन्या में चंद्रमा आया तो वहां से लेके कुंभ तक बीच में कोई हाउस खाली नहीं है। इसको माला योग कहते हैं ना। तो और ये माला योग बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये शुभ माला है। अगर शुभ ग्रह से शुरू हो और शुभ ग्रह पे खत्म हो तो चतुर्वेदी जी के लिए बधाई कि इन्होंने इस समय ये आयोजन रखा है जब माला योग बना हुआ है। माला योग बहुत रेयर बनता है, कभी आप इसको देखिएगा कि किसी कुंडली में भी होता है माला योग दिखाई पड़ता है। जिस कुंडली में माला योग होगा उसमें यह गारंटी है कि इसकी अवनति कभी नहीं होगी, प्रगति होगी। हाँ, शुभ माला अशुभ माला ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली में तो लग्न फिक्स हो जाएगी, किस भाव से शुरू हुआ, अष्टम से शुरू हुआ कि नवम से शुरू हुआ। वो इतना आप जानते हो, इतना इंटेलिजेंस है आपके अंदर कि वो इंटरप्रिटेशन आप कर लेंगे। समय बहुत हो गया, मैंने अगर अधिक समय छीना हो तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। आप सबके भीतर जो ज्योतिष के प्रति अनुराग है उसको अपने प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।